नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम जो कृषि बिल विवाद है उस पे जो आंदोलन हो रहा है, जो समस्याएं नैतिक अनैतिक फैली हुई हैं समाज में, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, तो मुझे लगा कि इस एक्ट पर मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तो मैंने जो समझा वो मैं समझा रही हूँ। तो इसमें जो लोग स्टूडेंट हैं, जो मेंस लिखने वाले हैं, उनके लिए भी, और जो लोग इस एक्ट को समझना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि हाथ काम नहीं कर रहा है, फ्रैक्चर है, तो मैं लिख के नहीं समझा सकती। मैंने किसी तरह कॉपी पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, लेकिन वो मैं सिर्फ ओरली ही समझाऊंगी। आशा है आपको ये समझ में ज़रूर आएगा और आप इसे शेयर भी करें। अगर आपको समझ में आए तो आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे देख सकें, और पढ़ने का भी इस एक्ट को प्रयास करें। राजनीतिक चिंतन ना करें। स्टूडेंट्स से खास मेरी सलाह है कि इस पर राजनीतिक चिंतन ना करें। एक स्टूडेंट की तरह, एक सिविल एस्पिरेंट की तरह आप इस पे विचार करें। और नैतिक, कुछ लोग अपने अपने विचार हैं, कुछ इस पार्टी के हैं, कुछ उस पार्टी के हैं। हम किसी पार्टी विशेष की बात ना करते हुए एक आम नागरिक की तरह सोचें और इस पर विचार करें। तो इसमें 3 एक्ट हैं। तीनों एक्ट आप नाम से पहले पढ़िए, फिर उनको जानिए। जिसमें पहला एक्ट है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसको आप टुकड़ों में कीवर्ड करते हुए इनको समझने का प्रयास करें तो इसमें 3 शब्द मिलते हैं। द फार्मर प्रोड्यूस एक, दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स, और तीसरा प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। तो फार्मर प्रोड्यूस, पहले तो आप इस शब्द को समझिए कि फार्मर प्रोड्यूस क्या है। फार्मर प्रोड्यूस में जो चीजें हैं वो अब सिर्फ खेती के गेहूं या चावल को फार्मर प्रोड्यूस नहीं माना जा रहा है। फार्मर प्रोड्यूस का मतलब है खेती के सारे प्रोडक्ट जो खेतों में उपजते हैं, उसके अलावा जो सी फूड हैं, जैसे मछली का कोई उत्पादन करता है, कोई अन्य जो जल में जैसे सिंघाड़े वगैरह की खेती करता है, जो भी है ये सब भी इसमें है। और जो लोग जैसे दूध का उत्पादन करते हैं, जो पशुपालन करते हैं, जो मुर्गी फार्म खोले हुए हैं, जो अंडे का उत्पादन करते हैं, ये सब भी कृषक उत्पादन में ही आएंगे। ये सब भी कृषि उत्पादन के अंतर्गत रखे गए हैं। तो अच्छी बात है, फार्मर प्रोड्यूस में ये सारी चीजें हैं। जबकि जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खेती वाले जो गेहूं चावल उत्पादन करते हैं उन्हीं का ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, मैं निष्पक्ष रूप से सिर्फ एक्ट को एक्सप्लेन कर रही हूं। दूसरा है ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब जो कृषि उत्पादन है उसका ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य में माइन्यूट सा फर्क होता है। व्यापार होता है जब हम किसी चीज की सिर्फ खरीद और बिक्री करते हैं क्रमशः, तो वो ट्रेड होता है। और वाणिज्य में व्यापार की सारी गतिविधियां शामिल होती हैं। जैसे अगर हम गेहूं हमारे खेत में उपजा, हमने किसी को बेचा 20 रुपए किलो में, उसने 25 में बेचा, फिर अगले ने 30 में बेचा, ये ट्रेड हो गया। लेकिन अगर इसे वाणिज्य में लाएंगे, इसे कॉमर्स में लाएंगे, तो इसमें वो सब शामिल होगा जिसमें जैसे कृषक ने सिर्फ बेचा गेहूं 20 रुपए किलो में, लेकिन वो जब 20 में गया तो किसी ने उसमें 1 कुंटल या 50 किलो की बोरियों में पैक किया, तो जो बोरी बनाने वाले हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे, जो पैकिंग करने वाले हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। तो वाणिज्य में जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां हैं वो वाणिज्य में शामिल होती हैं। तो कृषि में भी उस तरह का प्रावधान किया जाएगा ताकि जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं वो भी शामिल हो सकें। होता क्या है कि किसान का जो गेहूं है वो किसान अपने स्तर से, जो वहां पे जो छोटे किसान हैं
वो जैसे 15 रुपए किलो में बेच दिए, उनको तो सिर्फ 15 रुपए मिला। चलो गेहूं और चावल की एमएसपी भी है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी कोई एमएसपी नहीं है। जैसे किसान ने प्याज उत्पादन कर लिया, भिंडी उत्पादन कर लिया, इसकी कोई एमएसपी नहीं है। अब ये जो भी उसका हो सकता है किसान का 5 रुपए किलो में बिका, और फिर जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उस तक पहुंचते पहुंचते ये 30, 40, 50 रुपए तक का हो जाता है। तो अगर किसान को भी सही, ये जो बीज का कई क्रमों में जो बिकता है, उसकी बजाय अगर एक ही दो चरण से गुजरे तो शायद किसान को जो 5 रुपए मिला था वो 20 मिल सकता है 40 का बिकने पर। जो कंज्यूमर 40 का खरीद रहा है तो उसको 20 रुपए किसान तक पहुंच सकता है। इसका कोशिश इस एक्ट में किया जाएगा, तो हमें लगता है ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। आज भले इसमें थोड़ी सी समस्या समझ में आ सकती है, लेकिन जीएसटी में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे, पर आज सहज हो गए लोग जीएसटी के साथ। हो सकता कुछ समस्याएं शुरू में आए, पर जैसे ही लोगों के समझ में आएगा तो ये भी, मुझे लगता है ये एक्ट भी फायदेमंद ही साबित होगा। और हो सकता है बाद में भी कुछ लोगों के विरोध इसके साथ रहे, कुछ ये रहे, लेकिन सामान्यतः आदमी इसमें जीने लगता है। आरक्षण का भी बहुत विरोध हुआ था, बहुत चीजें हुई थी, लेकिन आज सामान्यतः आरक्षण के साथ लोग सामान्य हैं। तीसरा इसमें जो शब्द है वो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, मतलब खरीद बिक्री जो है उसका सरलीकरण करना और उसको प्रमोट करना। यानी कि जो पहले सिर्फ आप एपीएमसी में बेचते थे, पहले एक बंधन था कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई किसान है तो उसकी ये मंडी है, वो यहीं पे जाके अपना गेहूं बेच सकता है। लेकिन अब उसके लिए सभी राज्यों में बेचने का प्रावधान हो गया, वो कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। वो बिना किसी आढ़त वाले से कांटेक्ट किए हुए, बिना किसी उसके डायरेक्ट भी किसी को बेच सकता है। तो ये इस एक्ट में प्रावधान है। दूसरा इसका एक प्रावधान है, इसमें जो मुख्य प्रावधान है उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो एपीएमसी था जो बनाया था, उस समय नेहरू जी के समय पे बना था, उस समय इसकी जरूरत थी, क्योंकि पहले जो होता था कि पता नहीं चलता था कौन ले रहा है, कौन पैसा देगा नहीं देगा। तो एपीएमसी बनने से क्या हुआ कि किसान एपीएमसी में अपना माल बेच देता था, वहां उससे पैसा मिलता था। एपीएमसी का मतलब होता है कृषि उत्पाद बाजार समिति, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट काउंसिल, कृषि उत्पाद बाजार समिति। लेकिन अब जो प्रावधान आया है एक्ट में, उसमें ये हो गया है कि अब आप इसके बाहर भी बेच सकते हैं। पहले था कि किसान डायरेक्ट फैक्ट्री को नहीं बेच सकता, वो एपीएमसी में, वो मंडी में जाकर ही बेचेगा। पर अब डायरेक्ट किसी फैक्ट्री को चाहिए, किसी कोल्ड स्टोरेज वाले को हमारा अगर प्रोडक्शन चाहिए कृषि का, तो किसान डायरेक्ट बेच सकता है। इस एपीएमसी का जो मॉडल था, चाहती तो इसे वाजपेयी सरकार भी बदलना चाहती थी, लेकिन वो पूर्ण बहुमत में नहीं थी, तो इतना बड़ा बदलाव उसकी सरकार में संभव नहीं था। तो उन्होंने इसको केवल एक मॉडल एपीएमसी एक्ट लाए और राज्य सरकारों को सौंप दिया कि राज्य सरकार इस पे काम करके इसको चलाए। और कई सारे राज्य आज जो विरोध भी कर रहे हैं, अन्य राज्यों में भी विरोध हो रहा है, जबकि इस तरह की व्यवस्थाएं महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक और दिल्ली में भी सब्जी वगैरह को, फल वगैरह को एपीएमसी मुक्त कर दिया है। किसान अपने फल और सब्जी को डायरेक्ट मार्केट में भी बेच सकता है। और बिहार में भी 2006 से ही एपीएमसी एक्ट को बाध्यता खत्म कर दी थी, बिहार में भी इस तरह की बाध्यता खत्म हो गई थी, कर्नाटक में भी खत्म है। महाराष्ट्र में तो प्राइवेट मार्केट को लाइसेंस दिए गए और डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस भी प्रोवाइड किए गए, और इनमें वो चल भी रहे, एपीएमसी भी चल रहा है साथ साथ, और ये भी चल रहा है, और कहीं कोई किसी को समस्या नहीं है। तो शुरुआत में लगता है कि समस्या होगी, पर आप अगर उसके साथ काम करते हैं तो समस्या नहीं होगी। एक तो एपीएमसी की भी एक अपनी समस्या ये है कि एपीएमसी में जो आड़त वाले लोग हैं वो उन्हीं किसानों में से उधर के ही कुछ लोग होते हैं। और होता क्या है कि जो बड़े किसान हैं उनके लिए आसान होता है कि वो एपीएमसी तक पहुंच जाए अपने ट्रैक्टर में या किसी में सामान लेके, लेकिन जो छोटे किसान हैं जो किसी की बटाई पर खेती करते हैं, जिनके पास सीमित संसाधन है और थोड़ा अनाज है, वो एपीएमसी भी ले जाने में परेशान होते हैं। जैसे उनका अगर 2000 रुपए का गेहूं बिकना है या 1000 रुपए का बिकना है,
वो लेके गए और उनको नगद नहीं मिला, मान लो 3-4 महीने उनका पैसा भी अटका दिया, तो उनके लिए कोई फायदा नहीं होता, टैक्सेस भी कुछ कुछ काट लेते हैं। तो वो कई बार सोचते हैं कि हम अपने घर ही में, अगर कोई आया व्यापारी बोला मंडी आप ले जाओगे तो आपका 1800 मिलेगा, मैं आपका यहीं पे 1500 में ले लूंगा घर पे। तो बहुत सारे लोग अपना जो गेहूं है, जो अन्न उपज है, वो छोटे मोटे व्यापारियों को अपने घर ही पे 1500 में बेच देते हैं, और वो बहुत सारा इकट्ठा करके फिर जाके एपीएमसी में बेचता है, तो उसे तो लाभ मिलता है। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनका जो गेहूं 2000 में बिकना चाहिए था, वो 1500 में ही बिक जाता है, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, तो वो ऐसा करते हैं। और हम अपने आसपास के घरों में, अपने ही घरों में ये सब देखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज ठीक है। दूसरा, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का प्रावधान है। आप अपने ही राज्य में किसी भी मंडी में जाकर बेच सकते हैं, और अपने राज्य के अलावा भी आप किसी भी राज्य में जाकर अपने फसल को बेच सकते हैं, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो अंडे हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गेहूं हो। जैसे पता चलता है मध्य प्रदेश में गेहूं महंगा है, उत्तर प्रदेश में सस्ता है, तो आपके पास साधन है, आप बॉर्डर के क्षेत्र में हैं, आप मध्य प्रदेश में बेच दीजिए। पहले ऐसा नहीं था कि आप मध्य प्रदेश में जाकर नहीं बेच सकते थे, या बेचते थे तो काफी टैक्सेस लगा दिए जाते थे, तो आपकी ड्यूटी इतनी ज्यादा होती थी कि आप वहां नहीं जाना चाहते थे। पर अब सेम टैक्सेस में आपको उत्तर प्रदेश में भी बेच सकते हैं, आप मध्य प्रदेश में भी, या आपके जो भी आसपास के क्षेत्र है जहां आप बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव प्रावधान है। ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा है। हम मानते हैं जो आज के किसान हैं, जो अभी किसान हैं प्रेजेंट में, वो हो सकता है कि ऑनलाइन का वर्क ना कर पाए, वो कंप्यूटर में या मोबाइल इंटरनेट में उतने जानकार नहीं है। लेकिन एक समस्या ये भी देखो कि हमारी खेती में कभी भी युवा वर्ग सामने नहीं आता। युवा जो भी है वो खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे दिखता है कि खेती में कोई फायदा नहीं है। पर अगर खेती में फायदा होगा तो अन्य देशों की तरह, विदेशों की तरह हमारे यहाँ का युवा वर्ग भी खेती करना चाहेगा। जिसके यहाँ खेती है वो पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ने के बाद खेती करेगा। जैसे अन्य बिजनेस में होता है, बहुत सारे लोग एमबीए करके आते हैं, फिर जो बाप दादा का बिजनेस होता है उसे संभाल लेते हैं घर आके, उनको कोई बेइज्जती नहीं लगती। लेकिन हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट घर की खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि फायदा नहीं दिखता। पर अब पढ़ा लिखा स्टूडेंट को भी लगेगा कि हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो अपनी चीजों को वहां पे शो करेगा, देखेगा, और वो अधिक भाव में उनकी ट्रेडिंग कर सकता है। जो भी एप्लीकेशन का जो भी चार्ज होगा, कुछ 1-8% वो देगा। जैसे अमेजोन चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है, शॉप क्लस चल रहा है, अन्य बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन जो भी शॉपिंग वाले हैं जिनमें अन्य चीजें बेची जा रही हैं, तो क्यों नहीं किसान उनमें अपना करेगा, वो क्यों नहीं बेच सकता है। तो मानते हैं कि इस पीढ़ी में हो सकता है कुछ दिन कुछ समस्याएं आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट समस्या ही बनी रहेगी। आगे पीढ़ी आएगी, वो मोबाइल यूज करती है, इंटरनेट यूज करती है, तो वो इस कंपटीशन में आगे आएगी। दूसरी चीज, आज के भी जो किसान हैं उनके लिए बाध्यता नहीं है कि वो ऑनलाइन ही बेचें, वो जैसे बेचते हैं वैसे भी बेच सकते हैं, और उनके पास नए तरीके भी खोल दिए जाएंगे। दूसरा, जो मैंने स्टेट की बात की कि आप अदर स्टेट में जाते हैं जो, तो स्टेट ड्यूटी लगा देता था, तो आप वहां नहीं बेच पाते थे, क्योंकि फिर आपको कोई फायदा नजर नहीं आता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अदर स्टेट में आप बेचेंगे तो आप पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो जैसा उस स्टेट के किसान का गेहूं बिकेगा, वैसे ही अदर स्टेट का किसान भी उस स्टेट में जाके बेच सकता है। एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है व्यापारी में और किसान में, तो उसका क्या निर्धारण है। तो उसके लिए सरकार ने कहा है कि इसको एसडीएम स्तर पर सुलझा लिया जाएगा। विद इन 1 मंथ एसडीएम इसको निराकरण करेगा, और अगर एसडीएम से संतुष्टि नहीं है तो डीएम इसका निर्धारण कर देगा, और इसे जो भी है इसका डिस्प्यूट को सुलझा देगा। शायद सरकार की इसके पीछे मंशा रही हो कि कोर्ट में जाने से किसान को वकील करना पड़ेगा और ये लंबा प्रोसेस हो सकता है, तो उसको कम समय में निपटाने के लिए ये प्रावधान किया हो कि एसडीएम और डीएम स्तर पे इसको सुलझा लिया जाए। हाँ, इसके
इसमें एक ही चीज हो सकती है कि सरकार को कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर देना चाहिए था। ये एक सुझाव हो सकता है जिस पर सरकार विचार कर सकती है कि हो सकता है कि एसडीएम डीएम कारपोरेट के उसमें आके इस पे सही निर्णय ना दें और किसान संतुष्ट ना हो तो वो कोर्ट चला जाए। फिर भी एक अच्छी पहल है और इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सभी में होता है, लेकिन पॉजिटिव है कि किसान किसी को भी बेच सकता है, किसी भी प्रदेश में जाके बेच सकता है। एक तीसरा पॉइंट इसमें है कि इसमें कंपटीशन भी बढ़ेगा। पहले अगर खरीदने वाला सिर्फ एपीएमसी था तो वहां पे जो 10 लोग आड़त वाले हैं वो एक मूल्य निर्धारण कर लेते थे और वो उसी मूल्य में लेते थे। अब क्या होगा कि अगर आपके पास उसके अलावा बेचने का साधन है तो कंपटीशन बढ़ेगा। किसान भी सोचेगा आप मेरा 100 रुपए में ले रहे हैं, मेरा दूसरा 120 में ले रहा है तो मैं उसको बेचूंगा, तो हो सकता है फिर ये भी 120 कर दे। तो कंपटीशन हमेशा बाजार के लिए लाभदायक ही होता है, तो ये चीज भी एक फायदा है। दूसरा, युवा वर्ग भी जुड़ जाएगा जैसे मैंने बताया आपको। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत समस्याएं हैं जैसे एपीएमसी के खत्म होने का खतरा है, हो सकता है लोग एपीएमसी में जाना बंद कर दें, तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि जो एपीएमसी पे टैक्सेज हैं वो अन्य कारपोरेट पर भी लगाए और अन्यथा एपीएमसी के भी जो टैक्सेज हैं वो अन्य कारपोरेट की तरह खत्म कर दे, दोनों को समान फील्ड दे दे ताकि किसान के पास भी चॉइस रहे और उन लोगों के पास भी चॉइस रहे। जुडिशल के लिए जैसे मैंने बताया कि कोर्ट को भी थोड़ा उसमें सम्मिलित कर लिया जाए। एक इसमें कमी जो है कि उसमें कह दिया गया कि जिसके पास पैन कार्ड है वो माल खरीद सकता है, किसान का बेच सकता है। इसके लिए थोड़ा रेगुलेशन करना चाहिए कि सिक्योरिटी कैसे मिले। मान लो किसी के पास पैन कार्ड तो लगभग सभी के पास है, मान लो किसी ने ढेर सारा पूरे गांव का कांटेक्ट करके एक माल खरीद लिया और वो पैन कार्ड क्या करेगा, पैन कार्ड से किसान उसको कहाँ खोजेगा, और मान लो सारा माल जब्त करके भाग गया तो उसकी क्या सिक्योरिटी होगी। ये किसान को सिक्योरिटी के बारे में सरकार को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए और कोई रजिस्ट्रेशन का या ऐसा प्रावधान करना चाहिए या सिक्योरिटी का प्रावधान करना चाहिए जिससे किसान को डर ना रहे कि हम इसको बेचेंगे तो हमें ये नुकसान हो सकता है। एक ये भी कर सकते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 323 में एक ट्रिब्यूनल का प्रावधान है, तो सरकार ऐसा कर सकती है कि एक एग्रीकल्चर ट्रिब्यूनल बना सकती है जिससे ये होगा कि कोई भी समस्या रहेगी जो निम्न स्तर पर सुधार कर आप ट्रिब्यूनल में जाके उस समस्या का समाधान हो जाए। दूसरा, एक रजिस्ट्रेशन हो कि व्यापारी जो भी है वो रजिस्टर्ड हो, कोई खरीदे, कोई कोल्ड स्टोरेज वाला हो, वेयर हाउस वाला हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई भी रहे तो उसकी गारंटी हो, इसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि वो अगर माल लेके भागता है तो सरकार उसको पकड़ के किसान को सुरक्षा दे पाए। ये कुछ खामियों को सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन एक्ट वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। एक्ट आना चाहिए, जो खामियां हैं उनका सुधार होना चाहिए। दूसरा इसका एक्ट है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन यानी कि किसानों को शक्तिशाली बनाना और उन्हें सुरक्षा देना। एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होगा वो कैसे होगा, प्राइस का, जो उन्हें पैसा मिलना है उसकी क्या श्योरिटी रहेगी। सबसे अधिक विरोध इसी एक्ट का हो रहा है कि ये, इसको कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे किया जाएगा इसी का विरोध है। लोगों को लग रहा है कि किसानों की जमीन जा सकती है या जो कारपोरेट हैं जो मतलब खरीदेंगे, जिन्हें स्पॉन्सर कहा जा रहा है, तो जो स्पॉन्सर होंगे वो पहले कांटेक्ट कर लेंगे, बाद में हमारी फसल नहीं लेंगे, तो इस तरह की समस्याएं किसानों के दिमाग में है। लेकिन इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो एग्रीमेंट होगा वो दोनों पार्टी के साथ समझदारी से हो, दोनों पार्टी का समझौता बेस्ड होगा,
तो एग्रीमेंट होगा। दूसरा, जिसमें दोनों पार्टी सहमत होंगी, किसान और वो, वही एग्रीमेंट होगा। दूसरी चीज, एग्रीमेंट का जो पीरियड है वो कोई लाइफ टाइम का नहीं है। ये एक फसल का, कम से कम एक फसल का जो चक्र होता है उसका, या अधिक से अधिक 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और इसमें किसान स्वतंत्र है कि वो चाहे तो 1 साल से अधिक का रखे और नहीं चाहे तो 1 साल का भी करके देख सकता है। एक बार में 1 साल का, एक फसल चक्र का। इसमें फसल के लिए फसल चक्र का, और जो पशुपालन वगैरह करते हैं तो उनमें एक बार जो मतलब बच्चा जो किस, जैसे गाय का है या मुर्गी का है, तो एक बार जो बच्चे का जो प्रोडक्शन होता है उस पूरे पीरियड के लिए। इसके लिए एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है सरकार। इसमें सरकार ने एक शब्द यूज किया है, मे, मतलब सरकार एक ऐसा मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है जिसमें कुछ कुछ रिक्त स्थान छोड़ के सारी चीजें पहले से ही लिख दी जाएंगी, और वो जो खाली स्थान होंगे उन्हें किसान भर लेगा, ताकि किसान को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। लेकिन सरकार ने यहाँ शब्द यूज किया है कि सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन सरकार को शब्द यूज करना चाहिए था कि सरकार ऐसा करेगी। तो आशा है कि सरकार शक्ति को करेगी में बदलेगी। और चूंकि किसान बिना पढ़े लिखे हैं अधिकतर, या उनकी इस लेवल की समझ नहीं है, तो जो स्पॉन्सर हैं वो उन्हें धोखा दे सकते हैं, वो उनसे गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सकते हैं। तो इसमें कुछ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट निकाल देने चाहिए। प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म, प्राइस फिक्सिंग की क्या बात है, प्राइस की बात समझ लीजिए। इसमें भी लोगों को लग रहा है कि जैसे मान लो हमने अभी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो 20 रुपए किलो प्याज था, 20 रुपए किलो में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि जब हम बेचेंगे तो 20 रुपए किलो बेचेंगे। लेकिन जब फसल आई तो जैसे आज के समय में प्याज 100 रुपए तक पहुंच गया या 50 रुपए तक पहुंच गया, तो किसान को तो लगेगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करके गलती कर दी, मतलब 20 रुपए का हमने कर लिया, जबकि अब तो मार्केट में 50 रुपए किलो बिक रहा है, तो हम नुकसान में है। तो इसके लिए सरकार ने नियम बनाया है कि 2 तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है प्राइस को लेकर। एक तो किसान निश्चित कर ले कि उसे 20 रुपए किलो में दे देना है प्याज, तो ठीक है, निश्चित था पहले से। मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था 5 रुपए किलो था, किसान ने 20 रुपए किलो किया, 20 में दे दिया, निश्चित हो गया। चाहे उस समय फिर 50 रुपए रहे, चाहे 10 रुपए रहे, वो 20 में बेचेगा। ये तो एक फिक्स प्राइस का हो गया। एक होता है कि अभी भी बिचौलिए इस तरह का कुछ कुछ करते हैं कि आप हमारा मटर ले जाइए उधार बीज का, और जब आप बेचिएगा तो हम ही लेंगे, और इतने पर हम इतने रुपए में आपका ले लेंगे। उस समय किसी भी भाव रहे, हम इस भाव में ले लेंगे। ये बीज देते समय ही तय कर लेते हैं, तो अभी भी करते हैं, पर इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, लोग आपस में करते हैं और इसमें विवाद भी होते हैं। कभी किसान मार खाता है, कभी व्यापारी। तो इसी चीज को निश्चित कर दिया गया कि किसान दोनों तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कि वो फिक्स कर ले कि वो इतने रुपए में बेचेगा, और अगर वो फिक्स नहीं करना चाहता तो फिक्स के साथ साथ ऊपर क्या उतार चढ़ाव कर सकता है। यानी कि अगर वो 20 रुपए किलो में तय करता है तो 20 से कम नहीं देगा किसान। ये फिक्स है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 20 से कम में कहता है तो किसान नहीं देगा, पर 20 निश्चित है, और 20 के ऊपर वो जिस तरह भी, चाहे एपीएमसी के रेट पे या उस आधार पे, वो पहले से तय कर ले कि अगर रेट इस लेवल तक जाता है तो हमें आप इस लेवल तक का पैसा दीजिएगा। तो पहले भी उतार चढ़ाव तय कर सकता है, और ये किसान को सुविधा दी गई है कि वो उस उतार चढ़ाव को भी उसमें शामिल कर सकता है। हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को ये सुविधा नहीं है, स्पॉन्सर को ये सुविधा नहीं है कि वो कम करके ले ले। अगर 2 रुपए किलो भी प्याज हो जाता है तब भी किसान का प्याज फिर 20 रुपए से कम में स्पॉन्सर नहीं लेगा, स्पॉन्सर को 20 में ही लेना पड़ेगा, ये अनिवार्यता है। तो प्राइस को लेकर भी कोई समस्या नहीं है, बस समझने की समस्या है। तीसरा है डिलीवरी पेमेंट मैकेनिज्म, यानी कि पैसा कैसे मिलेगा किसान को। तो ये है कि डिलीवरी जैसे ही किसान करेगा उसे उसका पैसा दे दिया जाएगा। हो सकता है किसी मतलब कोई तकनीकी कारण से, जैसे मान लो किसान संडे को लेके गया और संडे को डिलीवरी कर दी, तो संडे को बैंक बंद रहता है और बैंक के आधार पर पैसा देना है, तो हो सकता है कि वो मंडे के लिए टल जाए। तो ऐसी कोई तकनीकी कारण होने पे 3 दिन का प्रावधान है कि 3 दिन के अंदर
आप पैसा देंगे, वो भी आप लिखित में देंगे कि आप इस पैसे को इस दिन दे देंगे 3 दिन के अंदर, और क्यों नहीं दिया है वो सारा लिखित में स्पॉन्सर को देना पड़ेगा किसान को, ताकि किसान को ये डर ना रहे कि मेरा पैसा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तीसरा एक सबसे बड़ा डर है फार्मर्स लैंड का, कि जो भूमि है किसान की उसको कॉन्ट्रैक्टर बर्बाद कर सकता है या हड़प सकता है या कुछ कर सकता है। तो ऐसे किसी भी डर की आवश्यकता नहीं है। उस लैंड को, पहली बात तो लैंड से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, स्पॉन्सर का। किसान तय करेगा कि वो अपनी जमीन पे क्या उगाना चाहता है। उसको अगर स्पॉन्सर लेना चाहता है तो ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि किसान की अगर सहमति है कि अगर किसान किसी और ब्रांड का मटर बोता है और अगर स्पॉन्सर ने कहा कि आप रचना की जगह अर्किल बो दीजिए और अर्किल किसान को लग रहा है सही है, तो वो ये काम कर सकता है। दूसरी चीज, कोई भी स्पॉन्सर किसान की जमीन पर परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकता। मतलब वो उसको फार्म हाउस नहीं बना सकता, वो उस पर अपने तरीके की दीवारें नहीं बना सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। तो जमीन पे वो कुछ भी ऐसा नुकसानदेह स्ट्रक्चर कर ही नहीं सकता है। तीसरी चीज, अगर किसान और स्पॉन्सर दोनों को लगता है कि हम इस पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना लें जो हमारी फसल के लिए फायदेमंद है, जैसे आजकल देखा जा रहा है गांव में कि जानवरों का प्रवेश बहुत होता है, तो लोग अपने खेतों के आसपास कोई तो लकड़ी के खंभे लगाता है, कोई परमानेंट सीमेंटेड खंभे लगा के तार अपनी खेती के आसपास तारों की बाउंड्री दे रहे हैं। तो इसको अगर इस तरह का कोई भी चीज तार वगैरह स्पॉन्सर लगाना चाहता है और किसान उससे सहमत है, तो स्पॉन्सर अपने पैसे से वो तार लगा सकता है। पर उसकी एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है स्पॉन्सर की, कि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, जैसे 1 साल का ही अगर कॉन्ट्रैक्ट किसान ने किया, वो फसल उसको बेच चुका, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो वो जो तार स्पॉन्सर ने लगाए थे, वो जो खंबे स्पॉन्सर ने गाड़े थे सीमेंटेड, उसको स्पॉन्सर अपने खर्चे पर हटाएगा। और अगर वो नहीं हटाता तो वो किसान की निजी संपत्ति होगी, फिर उस पर कॉन्ट्रैक्टर का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर वो हटा लेता है तो अपने निजी खर्चे पर हटा ले स्पॉन्सर, तो वो बात नहीं है। अगर वो नहीं हटाता तो वो उसकी संपत्ति नहीं है कि हमने तार लगाए थे तो हमें इसका चार्ज मिलेगा या कुछ मिलेगा, वो उसके बदले में किसान उसे कोई चार्ज नहीं देगा। वो फिर किसान की निजी संपत्ति हो जाएगी। किसान चाहे तो रखे, ना चाहे तो ना रखे। तीसरा एक है रजिस्ट्रेशन, मतलब व्यापारियों का या जो स्पॉन्सर है उनका रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए सरकार ने ये अनुमति राज्य सरकारों को दी है कि इसे राज्य सरकार तय करेगी कि वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएगी स्पॉन्सर का। एक है फोर्स मेजर। ये फोर्स मेजर ऐसा होता है कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये एक इनबिल्ट भी होता है, अगर नहीं भी लिखा रहता कॉन्ट्रैक्ट में तो माना जाता है ऐसा, और अगर लिखा हुआ है तब तो निश्चित ही है। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किसान ने किया था वो उसे नहीं पूरा कर पा रहा है, तो कोई भी उस पर क्लेम नहीं होगा। मान लो बाढ़ आ गई, आपने कहा था हम बीज लगा रहे, सब लगा रहे, खेती करेंगे, आप हमको इतना प्याज इससे उगा के दे दीजिएगा, आपके खेत में जो भी प्याज उगेगा वो हम खरीदेंगे। फिर किसान, मान लो बाढ़ आ गई, प्याज नहीं हुआ, या कोई और आपदा आ गई, प्याज नहीं हो पाया, तो प्याज नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर उस पर क्लेम नहीं कर सकता इस आधार पे, क्योंकि वो उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया कि वो आपको प्याज नहीं देगा। वो हुआ क्या कि उसकी फसल खराब हो गई, एक प्राकृतिक आपदा, अधिक बारिश हो गई, अचानक से कुछ हो गया, वो नुकसान हो गया, वो आपको नहीं दे पाया, तो उसमें किसान पर क्लेम नहीं होगा। हाँ, अगर किसान ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया प्याज देने के लिए और वो अपने खेत में आलू उगा लेता है, तब स्पॉन्सर उस पर क्लेम करेगा कि आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट में प्याज देने को लिखा था और आपने आलू कैसे उगा लिया खेत में। तब वो डिस्प्यूट हो सकता है, वो जा सकता है एसडीएम के पास। तो वो वही प्रोसेस है, एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम उसका निपटारा करेगा। एक बहुत अच्छी चीज इसमें यह है
कि जो पेनाल्टीज हैं, जो पेनाल्टीज लगेंगी उसमें जो स्पॉन्सर पे पेनाल्टी का प्रावधान है, अगर स्पॉन्सर उसमें गलत साबित होता है एसडीएम के यहाँ, तो उस पर 1.5 गुना पेनाल्टी है। जैसे 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसे किसान को 1.5 लाख देना पड़ेगा, ये पेनाल्टी है। जबकि किसान के साथ ये रियायत दी गई है कि अगर किसान ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा जानबूझकर भी नहीं किया या कोई गलत साबित होता है तो उसके लिए बस इतना ही है कि जो भी स्पॉन्सर ने आपके ऊपर खर्च किया, जो भी इन्वेस्ट किया, वो किसान को लौटाना पड़ेगा, अगर जानबूझकर किसान ने उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तब। तो एक और तीसरा एक्ट है कि द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। नेहरू जी ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में लाया था, ये उसी में कुछ सुधार किया गया है। उसमें भंडारण क्षमता को निश्चित कर दिया गया था। उस समय हमारे पास खाद्यान्न की समस्याएं होती थी, तो नेहरू जी की जब सरकार थी उस समय पे नई नई आज़ादी मिली थी, किसान कमजोर थे, हमारे यहाँ खाद्य आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अगर व्यापारी वर्ग, कोई भी एक वर्ग अगर किसी खाद्यान्न को जमा कर लेगा और मार्केट में नहीं निकालेगा तो अचानक से उसका प्राइस बूम हो जाता है। तो इससे अब छूट दी जा रही है, क्योंकि अब हम बहुत सारे खाद्यान्नों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे पास इतनी क्षमता है, तो अब हमें खाद्य वस्तुओं का या अन्य वस्तुओं का भंडारण करने की छूट इस एक्ट में दे दी गई है। पर अगर कोई विशेष परिस्थिति है तब आप खाद्य का भंडारण नहीं कर सकते। जैसे कोई युद्ध है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है और हमारे यहाँ अनाज घट गया है, तब वो भंडारण नहीं होगा। सरकार ऐसी सूचना देती रहेगी कि कब आप भंडारण नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक भी रेट जैसे बढ़ा, जैसे अभी प्याज का रेट अचानक 100 रुपए हो गया, तो अगर इस तरह की कोई भी स्थिति बनती है तब सरकार ये निर्धारित कर देगी कि इस समय आप कोई भी प्याज का भंडारण नहीं कर सकते, ऐसी किसी वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते, आपको खुले मार्केट में खोलना होगा उसको। तो ये इस एक्ट में है। दूसरा एक चीज और है कि भंडारण की छूट उन्हें भी दी गई है, जैसे अगर कोई 10 किलो सरसों लेके उसको तेल में कन्वर्ट करता है, या तेल का जो भी वो लगाया है स्पेलर, और उसको जैसे पर डे उसका 2 कुंटल सरसों कंज्यूम होती है, तेल में कन्वर्ट करता है, तो जितना उसका लिखित में निर्धारित है कि वो इतना बना लेता है उतना वो भंडारण कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ये थे तीनों एक्ट, आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे लगता है कि हमें इन एक्ट को थोड़ी समझ से पढ़ के अपने आसपास के लोगों को भी समझाना चाहिए। थोड़ी समस्याएं हैं, किसी को कुछ नैतिक समस्याएं भी हो सकती हैं, राजनीतिक समस्याओं की तो बात हम करेंगे नहीं, फिर भी बदलाव कृषि में बहुत जरूरी था। अन्य सभी सेक्टर में इतने बदलाव हो रहे हैं, इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो कृषि में क्यों नहीं। कृषि हमारा मूल है, कृषि हमारे देश की एक मूल उद्योग है, इसको बढ़ावा देना जरूरी भी था। कुछ समस्या ये भी आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कोर्ट में केस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो कृषि बिल है ये संवैधानिक नहीं है। इस आधार पे कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया भी है, और कुछ और लोग भी कह रहे हैं, इसकी चर्चा बहुत है कि ये जो कृषि बिल है ये संवैधानिक नहीं है। तो कोई चीज संवैधानिक है या नहीं, इसका कैसे निश्चित किया जाए। तो इसके आधार पे 2 चीजें आती हैं इसकी संवैधानिकता जांच करने के लिए, कि इसमें जो नियम बने हैं वो संवैधानिक हैं कि नहीं। दूसरा, ये बिल जिस तरह से पास किया गया उसमें संवैधानिक तरीका था या नहीं। तो पहले तो हम ये जान लें कि ये जो एक्ट बना है, इसके जो प्रावधान है, इसके जो नियम है, वो संवैधानिक है कि नहीं। क्योंकि कृषि जो है वो कहा जाता है कि किसका जो राज्य सरकार का विषय है, पर साथ ही साथ कृषि को राज्य का विषय है एग्रीकल्चर, ये स्टेट लिस्ट में आता है। तो स्टेट लिस्ट में 3 प्रावधान है, मतलब 3 चीजें हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। उसका पॉइंट 14, 26 और 27।
14 में एग्रीकल्चर दिया है, 26 में व्यापार और वाणिज्य दिया है, जो राज्य के भीतर जो वाणिज्य व्यापार होगा उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और 27 क्लॉज है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण जो भी होगा उस राज्य के भीतर जो भी होगा उस पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। लेकिन 1954 में नेहरू जी को लगा कि अभी किसानों को आगे बढ़ा, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा के थे, उन्हें लग रहा था समाज का उत्थान किसानों के बिना संभव नहीं है। तो कृषि को अगर हम ऐसे राज्य के लिए छोड़ देंगे, केंद्र इस पे कमजोर हो जाएगा, तो शायद उतना अच्छा कृषि को उत्थान नहीं दिया जा सकता। लैंड रिफॉर्म्स बहुत जरूरी था। इसलिए समवर्ती सूची में 33 नंबर क्लॉज में दिया है कि उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार, वाणिज्य जो भी कृषि से संबंधित हैं उन सबको समवर्ती सूची में रख दिया गया। और तीसरा संशोधन इसमें किया गया और ये सारे क्लॉज समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए, जिससे क्या हुआ कि जो 26 और 27 जो स्टेट लिस्ट का पॉइंट है उसमें भी ये कर दिया गया कि 33 क्लॉज जो समवर्ती सूची का है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी इन पर 26 तक। अगर वो उनको अतिक्रमित नहीं करते तब उनको इनमें हम जोड़ सकते हैं, तब राज्य इन पे कानून बना सकता है। लेकिन समवर्ती सूची पर ज्यादा अधिकार केंद्र को है। तो कृषि के जो भी ये कृषि उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, राज्य को भी और केंद्र को भी। लेकिन कभी ऐसी समस्या है कि केंद्र और राज्य के कानून एक दूसरे का अतिक्रमण कर रहे हो, तो उसमें केंद्र को ही वरीयता दी गई है, उसमें केंद्र का कानून उस हद तक प्रभावी होगा और राज्य का कानून उस हद तक शून्य हो जाएगा जो केंद्र के कानून को अतिक्रमित करेगा। तो यहां से तो ये असंवैधानिक है नहीं, क्योंकि इस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार था और केंद्र ने इस पर कानून बना लिया। तो ये असंवैधानिक होने का कारण नहीं है। एक चीज है कि क्या ये मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है, तो मूल अधिकार का अतिक्रमण तो बिल्कुल भी नहीं करता। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संघवादी ढांचा को अतिक्रमित कर रहा है, यानी कि राज्य और केंद्र की अपनी अपनी शक्तियां हैं और केंद्र अधिक मजबूत हो रहा है। तो मूल ढांचे में भी समवर्ती सूची पे जैसे केंद्र को पावर है, ऐसे केंद्र मजबूत है हमारे यहाँ, तो इसमें भी कोई असंवैधानिक नहीं है। अन्य जो इसकी चीजें हैं वो यही है कि सरकार ऐसा चाहती थी, सरकार ने ऐसा कर लिया। सरकार ने वादा किया था बलिया में अपने भाषण में कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, और किसानों की आय दुगनी करना या किसानों पे कुछ भी कानून लाना, इतना बड़ा बदलाव करना समस्या का कारण बनेगा, ये बात सरकार जानती थी। इसीलिए कृषि बिल को सरकार पहली पंचवर्षीय में भी नहीं लाई, दोबारा में लेके आई। और चूंकि सरकार फुल बहुमत में थी, इसलिए उसे ये लाना असंभव भी नहीं था। चाहती तो वाजपेयी सरकार ही इसे लाना थी, लेकिन वो नहीं ला सकती थी क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं था। परंतु मोदी सरकार के पास बहुमत था और वो इसे लाना चाहती थी, और इसका उसे एक सुनहरा मौका दिया लॉकडाउन ने। लॉकडाउन का कारण क्या हुआ कि सरकार इसे अध्यादेश के रूप में ले आई। आर्टिकल 123 हमारे संविधान का आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। जब संसद के दोनों सदन न चल रहे हों, ऐसे में कोई भी कानून राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा जारी कर सकता है, और इस अध्यादेश को तब तक रख सकते हैं जब तक संसद जैसे ही सत्र में आती है, जैसे ही संसद का सदन चलने लगता है, तो उसके 6 हफ्ते के अंदर इसको पारित करना होता है दोनों सदनों से। उसके बाद ये आगे रह सकता है, वरना ये 6 हफ्ते बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, या फिर इसे दोबारा अध्यादेश जारी किया जाए। तो उस समय सरकार लॉकडाउन में सत्र चल नहीं रहे थे, इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया। उसके बाद मानसून सत्र आया, तो सरकार को जल्दी थी इसको पास कराने की, क्योंकि अगर ये 6 हफ्ते में पास नहीं होता तो फिर से ये रद्द हो जाता। चूंकि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत था, तो इसको पास कराने से कोई रोक नहीं सकता था। लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में इसे ध्वनि मत से पास करा लिया गया। राज्यसभा में विपक्ष का मत था कि इसको
एक स्पेशल कमेटी को दिया जाए, इसकी जांच हो। सरकार इस पर राजी नहीं हुई, आधे लोग थे। स्पेशल कमेटी के पास भी ये आपसी सहमति से या वोटिंग से जाता है, तो आपसी सहमति भी नहीं बनी और सभापति ने भी सरकार का साथ दे दिया और स्पेशल कमेटी के पास नहीं गया। चूंकि वहां पे 242 सदस्य हैं, जिसमें 122 चाहिए थे वोटिंग होती तो बहुमत के लिए, 110 के आसपास सरकार के पास थे, इतने में संभव नहीं था पास होना। लेकिन विपक्ष के पास भी लगभग इतने ही थे, 100 सदस्य। बाकी कुछ थे जो न्यूट्रल हो गए थे, जिन्हें सरकार ने अपने अपने तरीके से न्यूट्रल कर लिया था, उन्होंने वोटिंग नहीं की। उसके बाद खुली वोटिंग हुई भी नहीं। ध्वनि मत का, बहुत से लोग ध्वनि मत से भी कंफ्यूज होंगे। ध्वनि मत होता है कि कुछ लोग विपक्ष में हाथ खड़ा करते हैं, कुछ लोग पक्ष में हाथ खड़ा करते हैं और सभापति अपने हिसाब से काउंट कर लेता है और बता देता है कि पक्ष में ज्यादा थे या विपक्ष में ज्यादा थे। तो वहां सभापति ने निश्चित कर दिया कि पक्ष में वोटिंग ज्यादा थी और ये बिल पास हो गया। माना जा सकता है कि आनन फानन में पास हुआ हो, माना जा सकता है कि सरकार ने अपना दबाव देके पास करवा लिया हो, पर यह असंवैधानिक तो नहीं कहा जा सकता। नैतिक रूप से भले इसको गलत कह लीजिए, पर असंवैधानिक नहीं है और कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संसद आर्टिकल 122 कहता है संविधान का कि संसद के अंदर की जो भी कार्रवाई है वो उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके लिए संसद पूर्णतः संप्रभु है और इसको संसदीय कानूनों के हिसाब से चैलेंज किया जा सकता है, पर कोर्ट में नहीं। तो यहां तो कोर्ट कोई अपना निर्णय देगा नहीं। दूसरी चीज, ये सिर्फ गलतफहमी है कि ध्वनि मत नहीं होता, वोटिंग नहीं होती, वोटिंग होती तो विपक्ष ज्यादा होता कम होता, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ 108 में संविधान में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है और ज्वाइंट सिटिंग करके सरकार अच्छे से ज्वाइंट सिटिंग में इस बिल को पास करा लेते, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही लोकसभा स्पीकर ये निर्धारित कर देता है कि ज्वाइंट सिटिंग होनी है। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, जो सरकार का ही होता है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भी सरकार पक्ष का ही है। दूसरा, ज्वाइंट सिटिंग में पूरे मेंबर भी अगर आ जाते तो टोटल मेंबर की संख्या होती 785, 242 राज्यसभा के और 543 लोकसभा के, जिसके लिए 393 चाहिए थे बिल को पास कराने के लिए। और दोनों को मिला के राज्यसभा के दोनों को मिला के सरकार के पास 400 से ऊपर एमपी थे। तो किसी भी सूरत में इस बिल को रोकना विपक्ष के पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं था जिससे विपक्ष इस बिल को रोक पाता। तो असंवैधानिकता तो इस बिल की सिद्ध करना किसी भी सूरत में संभव नहीं है और कोर्ट में इसका कोई भी निराकरण नहीं होगा, ये निश्चित है। बाकी लोग सोच सकते हैं नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से कि सही है या गलत है, पर चूंकि हम एक सिविल एस्पिरेंट हैं, हम इसको किसी राजनीतिक बेस पे सही गलत नहीं ठहरा सकते। दूसरी चीज ये कि समस्त किसान क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। एक क्षेत्र विशेष के लोग ही क्यों इस पे आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इन पर भी कभी वीडियो बनाऊंगी, आगे बताऊंगी। फिलहाल किसानों को इसको स्वागत करना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक अच्छा सुधार साबित हो सकता है और सरकार को भी थोड़ी सी व्यवस्था देनी चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें इन समाधानों को बताना चाहिए और अगर ऐसी कोई समस्या है जो थोड़े बहुत लूपहोल्स हैं उनको क्लियर करके किसानों को संतुष्टि देना चाहिए, जनता को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि लोगों की मानसिक जो स्थिति होती है, जो भावनाएं होती हैं, वो भी आहत होती हैं। तो सरकार को भावनात्मक भी सोचना चाहिए और समाधान देना चाहिए, खुल के बातचीत करना चाहिए और अगर कुछ कुछ खामियां हैं तो उन्हें सुधार करते हुए इस बिल को बढ़ाना चाहिए। वापस बिल लिया जाए ये ठीक नहीं है, बड़ा सुधार आता है तो उठापटक होगी, धीरे धीरे हम इसके आदी हो जाएंगे। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को देख के इस कृषक बिल को समझ पाए हों, अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अन्य लोगों को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।